क्या कोई इस चैप्टर का बेसिक इंट्रो दे सकता है कि व्हाट इज एक्चुअली मीन एटॉमिक स्ट्रक्चर? एटॉमिक सर इसमें स्ट्रक्चर क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट एनीवन एल्स? देखो, सर यहाँ पे हम एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। यस जो कोई एग्जैक्टली। परमाणु होता है उसमें एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। ये एटॉमिक। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब देखो एक्चुअली सबसे पहले तो यार चैप्टर पढ़ने से पहले ना इसका इंट्रो जाना बहुत जरूरी है। अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को का एक बेसिक सा इंट्रो लें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम बेसिकली एटॉमिक लेवल बातें करते हैं। एटॉमिक लेवल इन द सेंस हम बातें करेंगे इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, उनके बिहेवियर्स की, उनके प्रॉपर्टीज की। एक एटम के अंदर ये सारी चीजें कैसे बिहेव करती हैं। इस चैप्टर के अंदर आप समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है, एक पार्टिकल नेचर भी एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन का। मतलब बेसिकली हम एक एटम के फिनोमेना को स्टडी कर रहे होते हैं। या लेट मी एक सेकंड, एक थोड़ा सा टाइम दो, मैं अभी नॉइज को क्लियर करता हूँ। Sir, your voice and audio video recording is not clear. क्या अभी मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। सर सर और बच्चों का माइक ऑफ करा दीजिए, वहां से नॉइज आ रही है। ओके यार, ऑफ कर दो यार, जो एक्सटर्नली जिन्होंने ऑन कर रखा है अभी ऑफ कर दो। अ, अभी अभी सबको स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से मेरा? यस सर। ओके, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? सर थोड़ा बड़ा लिखो। हाँ ओके ओके, मैं बड़ा लिखता हूँ, मैं बड़ा लिखता हूँ, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दो कि क्या आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, सब आपने क्लियर। आप सभी अपने फोन को रोटेट कर लीजिए एक बार, तो शायद बड़ा दिखे उसके अंदर। आपने अगर पोर्ट्रेट मोड में कर रखा है तो उसको लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, ठीक है। तो ये चैप्टर के अंदर बेसिकली हम एटम्स और उसके लेवल्स के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बिहेवियर, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। हालांकि इतना इंट्रो तो एक क्रैश कोर्स के अंदर नहीं दिया जाता है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, एक बेसिक इंट्रो जरूरी होता है इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम मेन मेन कंटेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम शुरुआत कर रहे होंगे पहला हमारा डिस्कवरी। क्योंकि एक एटम जो होता है, एक एटम, ठीक है, तीन बेसिक चीजों से मिलकर बना होता है। तो पढ़े होंगे एटम के अंदर छोटे से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटोन, न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन। ये तीन बेसिक न्यूट्रॉन। पार्टिकल्स हैं। तो इस चैप्टर का पहला जो पार्ट है उसके अंदर हम इन सभी के डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से हुआ, है ना, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड स्पेशली डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो खैर एक न्यूट्रल पार्टिकल है, बट हम उन दोनों को एक न्यूक्लियस के टर्म में पढ़ते हैं, जिसको हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर, मतलब इसके अंदर तुमने देखा होगा ऐसा चीजों को। तो आज का हमारा बेसिक क्लास है, उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे हुई, क्या फिनोमेना थे, और क्या क्या सी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो हमारा बेसिक क्लास है, और पहले इस क्लास के अंदर हम पढ़ रहे होंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। यार पीछे कौन टीवी चला रहा है? टीवी को तो ऑफ कर दो यार। आज हम पढ़ रहे होंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है एटम का, जिसके ऊपर निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है। बट हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आखिर आया कहाँ से, उसकी बातें कहाँ से शुरू हुई। देखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इसका नाम दिया गया। ये जो एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व किए गए इसके अंदर, उसका नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर हमने एक सील्ड ग्लास ट्यूब ली, एक सील्ड ग्लास ट्यूब, जिसको मैं डायग्राम के थ्रू यहां ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। एक सेकेंड, लेट्स से मैं कुछ ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली एक सील्ड ग्लास ट्यूब थी, ऐसे ट्रांसपेरेंट सील्ड ग्लास ट्यूब थी, जिसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर रखा था। पहले एंड पे हमने एक इलेक्ट्रोड लगा रखा था। इलेक्ट्रोड तो सभी जानते हो तुम सब, इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक ऐसे कंडक्टिंग मटेरियल्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आयंस के एक्सचेंज के लिए, उनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रोड हमने कनेक्ट कर रखा,
इलेक्ट्रोड कितने तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? एक कैथोड कैथोड, और एनोड। एनोड। वेरी गुड। इलेक्ट्रोड 2 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो कैथोड और दूसरा एक एनोड। कैनोड। चलो, खैर जो कैथोड और एनोड होता है वो उनका बिहेवियर, बाकी कैथोड कौन सा पॉजिटिवली चार्ज होगा नेगेटिवली चार्ज होगा, ये हमारे कनेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। बट अभी वो मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि हमने 2 इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया दोनों एंड के अंदर एक सीड ग्लास ट्यूब लेके, ठीक है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेंस एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसका जो पोटेंशियल था वो बहुत ज्यादा था, मतलब बहुत हाई वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस हमने दोनों इलेक्ट्रोड के बीच कनेक्ट कर दिया, जो ऑलमोस्ट था 10,000 वोल्ट के बराबर। मतलब एक बहुत ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा हमको किसके, ये दो बिटवीन दो इलेक्ट्रॉन्स। इस सील्ड ग्लास ट्यूब के अंदर हमने ये चीजें की। अभी हम सेटअप कर रहे हैं, फिर हम समझेंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या था और कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और इसका नाम कैथोड रे क्यों पड़ा, ये भी हम बताएंगे, ठीक है। और इसके साथ हमने एक वैक्यूम पंप लगा रखा था। देखो वैक्यूम पंप क्या होता है? वैक्यूम पंप बेसिकली होता है एयर को सक करके बाहर निकाला जाता है ताकि हम लो प्रेशर को मेंटेन कर सके। तो लेट्स से यहाँ एक पंप होती है, इसको हम खोल देते हैं तो इसमें से सारी एयर जो है वो शक होकर अंदर क्या क्रिएट हो जाता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो बहुत लो प्रेशर के लिए हमने ऑलरेडी एक इसमें एक वैक्यूम पंप लगा रखा है, ठीक है। यहाँ यहाँ हमारा क्या था, इस वाले टर्मिनल को हम बोलते हैं कैथोड और इसको हम बोलते हैं एनोड, ठीक है। और ये जो कनेक्शंस है इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लो, ठीक है। ये तुम्हारा निगेटिवली कैथोड से कनेक्ट था। देखो ये मैं अपने से नहीं कॉन्सेप्ट लाया हूँ, ये हमारे साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दे रखा है, जो है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट। उसने साइंटिस्टों ने क्या किया था कि एक सील्ड ग्लास ट्यूब थी ट्रांसपेरेंट, दोनों एंड पे उन्होंने कैथोड और एनोड कनेक्ट किए और उन दोनों कैथोड और एनोड को निगेटिव यानी रिवर्स वोल्टेज के थ्रू, जो 10,000 वोल्ट का था, बहुत हाई पोटेंशियल था, उससे कनेक्ट कर रखा था, ठीक है। ये सारी एक सेटअप थी किसके लिए? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए। अब इस सेटअप के अंदर होता क्या क्या है पहले मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद उन चीजों को मैं राइट डाउन करा दूंगा ताकि आपको एक सिस्टमैटिक नोट्स मिल जाएगा पढ़ने के लिए। जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपके लिए वो आसानी होगी कि आप उस चीज को एक बार रिकॉल करेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर होता क्या है, जो ही हम 10,000 वोल्ट का एक बहुत ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं कैथोड और एनोड के बीच, सो हियर इट इज नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट और हियर इट इज पॉजिटिव। द ये वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा वाला नेगेटिव टर्मिनल है। तो हमने नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब बेसिकली हुआ क्या, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस इतना हाई वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो कैथोड के अंदर से कुछ रेज निकलने लगी। तो कैथोड के अंदर से ऐसे कुछ रेज बाहर आने लगी, ठीक है। और हमने पीछे क्या लगा रखा था, ये जो हमारा सील्ड ग्लास ट्यूब है उसके पीछे हमने ना एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी थी ऐसे। मतलब बेसिकली जिंक सल्फाइड की ये कोटिंग होती है, ठीक है। ये पीछे जिंक सल्फाइड ZnS की हमने कोटिंग कर रखी थी। मतलब जैसे हम क्या करते हैं किसी भी दीवार पे पेंट लगाते हैं ना, जस्ट वैसे ही हमने क्या रखा था, पीछे जिंक सल्फाइड का एक पेंटिंग लगा रहे मतलब पेंट कर दिया था उसको, एक कोटिंग कर दी थी। और जैसे ही हमने इस पोटेंशियल को कनेक्ट किया तो पीछे हमको स्पार्कलिंग दिखना शुरू हो गया पीछे वाली स्क्रीन पे। तो जिंक सल्फाइड जो होती है वो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। और ये जो स्क्रीन है ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन, थोड़ा सा इग्नोर करना इस चीज को, आज मेरा पेन टैप पता नहीं क्यों ना बहुत स्लिप हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से राइटिंग बहुत अच्छी होगी क्योंकि मेरा जो पेन टैप है ना उसको मैं चेंज करा लूंगा, अभी बड़ा स्लिप हो रहा है आज पता नहीं क्यों, ठीक है। तो टाइपिंग सही से नहीं हो पा रही है तो इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करो अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आई विल इंप्रूव इट। अब देखो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है पीछे। अब फ्लोरोसेंट स्क्रीन की प्रॉपर्टीज ये होती है कि कोई भी पार्टिकल अगर आके उस पर टकराता है ना तो शाइनिंग, जिस पॉइंट पे टक्कर होती है उस पॉइंट से स्पार्कलिंग निकलती है, शाइनिंग होती है, मतलब वहां एक ब्राइट लाइट जलती है। तो जो ही हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट किया, तो क्योंकि ये रे है और रे हम आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो हमको पता कैसे चला कि कैथोड के साइड से एक रे जा रही है? जब हमने पीछे देखा ना तो स्क्रीन पे हमको स्पार्कलिंग नजर आया। तो हमने इस चीज को कंफर्म किया कि यार कोई तो चीज है जो कैथोड के साइड से निकल रही है और एनोड के साइड में जाके हिट कर रही है, ठीक है। उसको ये जो रे थी इसको हमने बोला कैथोड रेज, इसको हमने बोला कैथोड रे, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा एक बार और रिड्रॉ कर देता हूँ इस चीज को कॉपी करके।
और फिर अच्छे से समझते हैं कि क्या इसके अंदर क्या फिनोमेना लगे और क्या क्या चीजें मिली। ठीक है, ये हमारा कैथोड रे था, यहाँ हमारा एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ था और यहाँ हमारा एक दूसरा इलेक्ट्रोड लगा हुआ, एक था कैथोड दूसरा था एनोड। ठीक है, यहाँ 10,000 वोल्ट की बहुत ही हाई पोटेंशियल की बैटरी लगी हुई थी। ठीक, और यहाँ से कैथोड रे जा रहे थे। पता कैसे चला? पीछे हमने कोटिंग कर रखी थी किसकी? जिंक सल्फाइड की, जो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। मतलब पार्टिकल जब भी हिट करेगा तो वो हमको डिटेक्ट करेगा पीछे। कैसे? ब्राइट स्पार्क करके। स्पार्कलिंग होती है ब्राइटर लाइट के हेल्प से। ठीक है, गुड। अब क्योंकि ये हमारा कैथोड है और ये हमारा क्या है? एनोड है। ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई ना हमने कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन की, जैसे कि कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज है और एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। तो सबसे पहली बात इसके अंदर ये कंक्लूड की गई कि ये जो रेज आ रही है ना, कौन सी रेज? कैथोड रेज, ये निगेटिवली चार्ज रेज है। तुम बोलोगे सर ये कैसे पता कर सकते हैं? अभी आपने बोला कि पीछे जो है वो जिंक सल्फेट की स्क्रीन लगी है, तो हम तो ये तो डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई चीजें आ रही हैं कैथोड के साइड से और एनोड के साइड जा रही हैं। बट इसका नेचर कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिवली चार्ज है? देखो, पहली बात, तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चीजें पढ़ी है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर कोई चीज नेगेटिव के साइड से पॉजिटिव के साइड मूव कर रही है, इसका मतलब कि वो नेगेटिवली चार्ज होगी, तभी पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो पहला तरीका ये तो ये था। बट बहुत लोगों को ना ये समझ नहीं आता कि चलो ये तो बहुत बेसिक सा लॉजिक सा एक्सप्लेनेशन आपने दिया कि हाँ नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है तो नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव तरफ जाएगा। एक और तरीका से हमने इस चीज को कंफर्म किया कि जो रेज है वो नेगेटिवली चार्ज ही है। कैसे? देखो, हमने क्या की ना कि एक बहुत बड़ा सा प्लेट लाए हम। ठीक है, जो हमने क्या किया कि सील्ड ग्लास ट्यूब के अपर वाले साइड में एक बहुत बड़ा सा पॉजिटिव प्लेट रख दिया, और जो तुम्हारा सील्ड ग्लास ट्यूब थी उसके नीचे वाले साइड में हमने बहुत बड़ा सा नेगेटिव प्लेट लगा दिया। अब ये देखो, प्लेट जो होती है, तुमने ये चीज पढ़ रखी है कि कैपेसिटेंस के अंदर, एक कैपेसिटेंस के अंदर क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है और कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी अगर हम दोनों एंड पे क्या करते हैं, एक एक एंड पे पॉजिटिव प्लेट दूसरे एंड पे नेगेटिव प्लेट लाके रख देते हैं। तो जाहिर सी बात है। अब जब यस क्या सर। हुआ ना, अब जब क्या हुआ कि ये जो रेस थी, ये जब जो रेस निकल रही थी, तो जो ही हमने ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखा, नीचे निगेटिवली चार्ज प्लेट रखा, तो ये रे अपने पाथ से डिविएट हो गई। और किधर डिविएट हो गई? ये जा रही थी आगे, लेकिन चलते चलते स्ट्रेट लाइन में ये डेवलप हो गई टुवर्ड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो हमने इसका नेचर को एक बार और कंफर्म कर लिया कि सर ये निगेटिवली चार्ज हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये रे जो है वो डेविएट हो गई टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। अब तुम कहोगे कि सर पता कैसे चला? अभी आपने बोला कि रेज विजिबल नहीं है, हम आंखों से नहीं देख सकते हैं रेज को, फिर कैसे पता चला कि वो रेज डेविएट हो गई है? अरे बच्चा, हमने इस साइड भी एक स्क्रीन लगा रखी थी, किसकी? ZNS की। तो स्क्रीन डिटेक्टर का काम कौन कर रहा है? ZNS। तो हमने देखा कि जो ही हमने प्लेट ऊपर लगाया प्लेट नीचे लगाया, तो रेज जो है वो अपने स्ट्रेट लाइन को छोड़ के किधर डेविएट हो गई? टुवर्ड पॉजिटिव साइड। और इधर वाली स्क्रीन पे अब हमको स्पार्कलिंग दिखने लगा, अपर वाली साइड में, वहां जो हमने स्क्रीन लगाते की वहां स्पार्कलिंग हमको नजर आने लगा। तो हमने ये कंफर्म कर लिया कि जो हमारी रेज है वो नेगेटिवली चार्ज रेज है। ठीक है, तो अगर मान लो सवाल यहाँ से है, खैर आपके अगर स्कूल में आपने पढ़ा होगा तो स्कूल के अंदर ये सवाल सवाल जरूर पढ़ा होगा कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, है ना, उसी कैरेक्टरिस्टिक लिखो। या फिर ये चीज आपसे जरूर पूछी गई होगी कि रेज जो है वो निगेटिव चार्ज होती है पॉजिटिवली चार्ज होती है, क्योंकि आगे जाओगे तो तुम प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ोगे, अभी तो हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हमने कैथोड रे के बारे में सारी बातें की। ठीक, तो ये चीज कैसे पता चली? ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया पॉजिटिव प्लेट लगा के, नीचे निगेटिव प्लेट लगा के। तो क्या क्या चीज अभी तक पता चली? अभी तक ये पता चला, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो पहले तो कैथोड से रेज निकली जिसको हमने कैथोड रेज बोला। ठीक है, दूसरी बात, वो रेज निगेटिवली चार्ज थी। कैसे पता चला? दो तरीके से, कि एक तो वो ऑलरेडी निगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, दूसरी कि अगर हम दोनों एंड पे अपोजिट पोलैरिटी के प्लेट्स लगा देते हैं तो वो रेज अपने पाथ से डिविएट हो गई। ठीक है, ये कंफर्म करता है कि चार्ज जो है वो नेगेटिवली चार्ज, जो तुम्हारा सॉरी कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज रेज है। ठीक, अब इसके साथ एक और प्रॉपर्टी आती है कि ये जो कैथोड रेज होती है ना, ये एक पार्टिकल्स है। अब ये चीजें कैसे कंफर्म हुई, जरा इस चीज को ध्यान दो। अब हुआ क्या कि ये जो रेज है, अब ये जो रेज कैथोड से निकल रही थी, तो हमने रास्ते में क्या किया ना
बहुत छोटे छोटे स्पिन व्हील्स रख दिए। जैसे आपने एक फिजेट स्पिनर देखा है ना, ऐसे फिजेट स्पिनर आपने आप सभी ने देखा होगा, ऐसा होता है। तो कुछ ऐसे शेप के छोटे छोटे स्पिन व्हील हमने इनके रास्ते में प्लेस कर दिए, है ना, ऐसे रख दिए। तो जो ही हमने स्पिन व्हील को इनके रास्ते में रखा, ये स्पिन व्हील रोटेट होना शुरू कर दी। अब कोई भी चीज अगर रोटेट हो रही है, इसका मतलब जाहिर सी बात है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आपने पढ़ा है, वो क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ये तो सबको पता है। वेलोसिटी और वेलोसिटी का स्क्वायर और मास का प्रोडक्ट होता है उसके, डिवाइडेड बाई 2। ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो सबने पढ़ रखा है। तो अगर किसी रेस के पास काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब कि उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। और मोमेंटम होगा तो जाहिर सी बात है कि वो जो रेज है उसके अंदर कुछ ना कुछ मास भी तो होगा। यानी Yes, यहां से sir. हमको ये पता चला कि जो कैथोड रेज है, इनका कुछ ना कुछ मास होता है। और जिस भी एलिमेंट का अर्थ पे मास होता है, क्या वो पार्टिकल नेचर बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली। करेगा sir. डेफिनेटली करेगा सर। ये चीजें बहुत सिंपली क्लियर है कि अगर किसी के पास पार्टिकल नेचर है तो अगर किसी के पास मास है तो जाहिर सी बात है कि वो एक पार्टिकल है। मतलब यहां से चीजें कंफर्म हुई कि कैथोड रे एक पार्टिकल है जो निगेटिवली चार्ज है। और ये कैसे पता चला? जब हमने बीच में रास्ते में क्या रखा, स्पिन व्हील रखा, तो वो स्पिन व्हील रोटेट होने लगा। और रोटेशन की हेल्प से काइनेटिक एनर्जी आई। और काइनेटिक एनर्जी के अंदर, एक काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन के अंदर ही मास है यार, तो तुम ऐसे ही समझ सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी वहां डिफाइन है, इसका मतलब कि वहां मास है। यानी उस वो पार्टिकल भी है, सिर्फ रेज नहीं, वो एक पार्टिकल है। और उस पार्टिकल को बाद में जानती हो क्या बोला गया? उस पार्टिकल को ही बाद बाद में, अभी तो डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की चल रही थी, बट जो पहला नाम दिया गया ना इसका, उसको दिया गया मेगाट्रॉन्स। मेगाट्रॉन्स उसका नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन नहीं। पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से इलेक्ट्रॉन का नाम मेगाट्रॉन था। ठीक है। तो ये इतनी सारी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी थी। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर ये डिफाइन की गई कि ये जो कैथोड रेज होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब ये हमको कैसे पता चला? देखो, जो ही हमने वो स्पिन व्हील को रखा ना, ये स्पिन व्हील का एग्जैक्ट शैडो हमको दिखने लगा यहीं पे। और आपने क्लास 10 के अंदर रे ऑफ लाइट में चीजें पढ़ी हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर शैडो बनता है तो वो स्ट्रेट लाइन रेज की वजह से बनता है। अगर रेज स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल करती तो शैडो नहीं बनता। यानी अगर स्पिन व्हील रखे और उसका एग्जैक्ट शैडो बन रहा है, इसका मतलब कि जो रेज है सर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होंगी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस ये सर। नई चीज सबको क्लियर? तो ये इतनी सारी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी थी किसकी? कैथोड रे के साथ। तो पहली बात है, इंट्रो में हमने क्या ली कि कैथोड रे क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस हुआ, डिस्कवरी इलेक्ट्रॉनिक कैसे हुई। अब देखो, इसका नाम मेगाट्रॉन तो पहले दिया गया, लेकिन बाद में क्योंकि ये एक पार्टिकल है इसीलिए इसको बोला गया इलेक्ट्रॉन। यही से इसका नाम आता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही से इसका नाम क्या आता है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है। अब इसमें एक और चीज और कवर अप की जाती है, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट, क्योंकि एक बहुत क्विक इंट्रो है, क्योंकि अगर क्रैश कोर्स के मामले से देखें तो यार अगर पूरा डिटेल में समझ पढ़ा जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक पूरा लेक्चर लिया जा सकता है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, मैंने तुमको डायरेक्टली एसोसिएटेड प्रॉपर्टी बता दी है, इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई, किस प्रॉपर्टी से क्या चीज एसोसिएटेड है। मैं लास्ट में अभी ऑब्जेक्टिव और उसका कंक्लूजन भी लिखवा दूंगा, इससे क्या मिला हमको और क्या चीजें हमको याद रखनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप सब यहाँ पढ़ने आए हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी डिटेल चीजें आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, मैं इसका क्विक इंट्रो दे दूंगा लास्ट में कि आपको क्या चीजें इसके अंदर याद रखनी है, उस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, ताकि थ्योरेटिकल सवाल जो बने तो वो यहाँ से बन सकते हैं। ठीक, अब देखो, अब हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो मेगाट्रॉन थे, इसको बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब इसके अंदर एक फंडा आता है ना कि नेचर ऑफ कैथोड रे। और यहां से जेई में भी सवाल बनते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप में अगर एग्जामिनर का मूड हुआ तो डेफिनेटली बना ही सकता है थ्योरेटिकल सवाल यहाँ से। देखो, नेचर ऑफ कैथोड रे का मतलब होता है ना, अगर मैं नेचर ऑफ कैथोड रे की बात करता हूँ, ये किसका माइक्रोफोन ऑन है, जरा ऑफ कर दो यार। थैंक यू। देखो, नेचर ऑफ कैथोड रेस का मतलब होता है ना, चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, जिसको ई बाई एम रेशियो भी हम बोलते हैं। आई थॉट कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। इसको हम नेचर ऑफ कैथोड रेस बोलते हैं। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड थी वो ये थी कि इसका जो चार्ज टू मास रेशियो होता है,
वो डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड नहीं करता? नेचर ऑफ गैस फील्ड। मतलब मतलब ये है ना कि ये जो खाली शील्ड ट्यूब है ना, जो तुम्हारी ट्रांसपेरेंट ग्लास शील्ड ट्यूब थी, आप इसके अंदर कोई भी गैस भरिए, चाहे हीलियम भरिए, हाइड्रोजन भरिए, नाइट्रोजन भरिए, ठीक है, कोई भी गैस भरिए, इसका चार्ज टू मास रेशियो वो डिपेंड नहीं करेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। इसका चार्ज टू मास रेशियो हमेशा सेम रहेगा, मतलब जो नेचर ऑफ कैथोड रेज है वो नहीं बदलेगा। क्या? अगर गैस फील्ड भी बदले तो, चाहे उसके अंदर की गैस बदल दीजिए, चाहे तो उसके अंदर की जो जिस मटेरियल से हमने इलेक्ट्रोड बनाया है, जैसे कैथोड और एनोड, है ना, इलेक्ट्रोड भी कुछ मटेरियल से बनते हैं, प्लैटिनम से, स्टील से, ग्रेफाइट से, है ना। नहीं तो पढ़ा होगा ना ये चीजें कि इलेक्ट्रोड डिफरेंट मटेरियल से बनाई जा सकती है। तो अगर आप गैस, मान लो कि गैस जो जिसके अंदर तुमने जो सील ट्यूब है, अगर उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस भरी और तुमने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया ना, तो सभी के लिए सेम आएगा। किसके अंदर? कैथोड रे के अंदर। मतलब जो नेचर ऑफ कैथोड रे है वो डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप जो भी जिस जिस तरह का गैस भरना है भरिए, चाहे आप हाइड्रोजन भरिए, चाहे आप नाइट्रोजन भरिए, चाहे ऑक्सीजन भरिए, हीलियम भरिए, उसके नेचर में फर्क नहीं आएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टली एग्जामिनर पूछ लेता है कि कौन से एक्सपेरिमेंट के अंदर चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ गैस फील्ड पे, और दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड। मतलब ये दोनों चीजों पर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आप गैस कोई भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके नेचर को, आप इलेक्ट्रोड को भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके नेचर। मतलब इसका चार्ज टू मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप कोई भी गैस लीजिए, चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रोड ले लीजिए। ठीक है। सर यस। उस नलका को फिर निर्वात क्यों रखा गया था? हेलो। हेलो। सर हाँ, जिस नली में, जिस ट्यूब में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसे फिर उसमें वैक्यूम। वैक्यूम की बात है ना, आपने वैक्यूम पंप का यहाँ यूज पूछा है ना, वैक्यूम पंप क्यों लगाया सर, है ना। ये देखो वैक्यूम पंप लगाते हैं ना बहुत लो प्रेशर मेंटेन करने के लिए। गैसेस जो इसके अंदर जो देखो, अगर कहीं भी देखो, अगर आप स्पेस अपने आसपास के स्पेस को देखते हैं ना, देखो दो शब्द ना बड़ा कॉमन होता है, स्पेस और वैक्यूम। देखो ये दोनों कॉमन सी बात है, स्पेस का मतलब खाली जगह और वैक्यूम का मतलब भी खाली जगह होता है ना। फिर बोलोगे कि सर दो अलग अलग टर्म कैसे हैं, स्पेस ही क्यों नहीं बोले या फिर वैक्यूम क्यों नहीं बोले दोनों को? देखो स्पेस का मतलब होता है ना कि खाली जगह, लेकिन गैसेस अवेलेबल होंगी वहां। समझ रहे हो? आसपास की गैसेस वहां होंगी, वो खाली जगह तो है लेकिन आसपास के ऑब्जेक्ट भले नहीं होंगे, गैसेस होंगी। लेकिन वैक्यूम का मतलब होता है ना, हमने उसके अंदर के सारे प्रेशर को निकाल दिया, सारे गैसेस को बाहर निकाल दिया, एक खाली जगह विदाउट एनी गैस, विदाउट एनी प्रेशर, उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है, दोनों है खाली जगह, लेकिन स्पेस और वैक्यूम में डिफरेंस होता है। तो यहाँ जो तुम्हारा वैक्यूम ट्यूब है ना, ये क्या करता है ना कि बहुत ही अल्ट्रा लो प्रेशर, इतना लो प्रेशर कर देता है कि अंदर जो है वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और जाहिर सी बात है, ये सवाल मन में आ रहा हो कि सर लो प्रेशर क्यों करते हैं? देखो यार, अगर लो प्रेशर हम नहीं करें ना, तो ये जो कैथोड रे है ना, ये एयर के पार्टिकल से टकरा के इनका नेचर बदल सकता है। अगर हम अंदर लो प्रेशर मेंटेन नहीं करें तो गैसेस एक्टिव रहेंगी, जिसके वजह से ये कैथोड रे डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमने जो एक्सपेरिमेंट, जैसे हम क्या बोलते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हम मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं। मार्जिन ऑफ एरर का मतलब ये होता है ना कि यार हमको वो एक्सपेरिमेंट परफेक्टली करना है, तो हम सारी चीजें अपने तरह से सेट करके रखते हैं कि ये पैरामीटर इतना होना चाहिए, ये चीजें इतनी होनी चाहिए। वैसे ही इस एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा था कि वैक्यूम पंप के थ्रू हम क्या करेंगे, बहुत ही अल्ट्रा लो प्रेशर क्रिएट कर देंगे, ताकि जो एयर में जो तुम्हारे गैसेस मॉलिक्यूल है वो कैथोड रेज को डिस्टर्ब ना करे, और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो स्मूथली चले विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिले। तो क्या ये चीजें क्लियर हुई कि वैक्यूम पंप यहाँ क्यों यूज होता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा, एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी जा सकती, ये पूछी जाती है कि व्हाट इज द यूज ऑफ वैक्यूम पंप। और कई बार पूछा भी गया है, एआईपीएमटी जिसको नीट बोलते हैं आज लोग, है ना, उसके अंदर ये चीज डायरेक्टली पूछी गई थी कि वैक्यूम पंप का यूज क्या होता है, ऑप्शन दिए थे उसके अंदर कि लो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं देखो ना, जब मैं तुमको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं तुमको इस वैक्यूम जो वैक्यूम पंप है ना, इसका मैं तुमको यूज बताऊंगा, और तुमको चीजें बताऊंगा ना कि यहाँ वैक्यूम पंप जो है, यहाँ नेचर ऑफ गैस, जब हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे ना, सॉरी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो हम पढ़ ही रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर आप ये चीज नोटिस करोगे ना कि गैसेस जो ही आप बदलोगे ना, वहां चार्ज टू मास रेशियो बदल जाता है।
यस, वहां गैसेस के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है, वहां नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है। हालांकि हम कैथोड रे पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा कैथोड रेज के अंदर नेचर ऑफ गैस से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड से कोई मतलब नहीं होता है। आप ये बदलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट रहेगा, मतलब नेचर ऑफ कैथोड रेज कांस्टेंट ही रहेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes, sir. मेरी भाषा ना, मैं चाहता हूँ तुम सबसे बहुत अच्छा कनेक्ट हो जाओ, ठीक है? तो अगर मेरी बातों को ध्यान से समझोगे ना, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास ये एबिलिटी है कि तुम जितनी बार पूछोगे मैं उतनी बार बताऊंगा, ठीक है? एक्सप्लेनेशन तुमको बेस्ट देना है, क्या की, ताकि वो चीजें एक बार तुम याद कर लो ना, तो भूलो नहीं कभी, ठीक है? तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से कि मैं तुमको बेस्ट दूं अपना, ठीक है? तो आई थॉट की चीजें समझ में आ रही होंगी तुमको अभी तक जितना तुमने पढ़ा उसके अंदर, है ना? ये चीजें सबको Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. Yes, अब sir. मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और कंफ्यूजन दे दूं इसके अंदर। ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा? पहला पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि क्योंकि उसका शैडो बन रहा था, इसका Straight line मतलब, में ये यस वेरी गुड, इसका मतलब कंक्लूजन क्या मिला? ये हमारा ऑब्जेक्शन है। कंक्लूजन क्या मिला? कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होंगी वो रेस, है ना? yes sir. स्ट्रेट लाइन, ठीक है, रेस ट्रेवल किस में करी है? स्ट्रेट लाइन में। दूसरा दूसरा कंक्लूजन, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या मिला? ऑब्जर्वेशन ये मिला कि अगर हमने पैडल व्हील रखा, स्मॉल 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 पैडल व्हील रखा, तो वो रोटेट होने लगा। तो उससे वो कंक्लूजन क्या मिला? उससे rotate कंक्लूजन ये मिला कि सर पार्टिकल नेचर होगा उसका, है ना? Yes Yes, sir, sir. particle है. यानी उसके पास उसका कुछ मैकेनिकल इफेक्ट है। देखो कोई भी चीज पार्टिकली एग्जिस्ट करती है ना, तो फिर हम उसको मैकेनिकल इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब कि वो रोटेट कर रहा है, रोटेशन एक मैकेनिकल इफेक्ट है ना? तो इसको ऐसे लिख लो कि यहाँ जो है ये प्रूव करता है, इट प्रूव्स दैट कैथोड रेज आर एक्चुअली पार्टिकल्स, है ना? Yes, sir. और इस पार्टिकल्स को पहले नाम क्या दिया गया? मेगाट्रॉन। बाद में क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन, ठीक है? यही पार्टिकल है, यही पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन बोला, क्योंकि हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ये मिला कि ये जो पार्टिकल है इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है? तीसरा जो इंपॉर्टेंट भी है, क्या, कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो क्या हुआ? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो इससे तो कंक्लूजन को क्या मिला? कि वो जो रेज कैथोड है वो निगेटिवली चार्ज है। कैथोड रेज क्या है? नेगेटिवली चार्ज। Negatively charged है. कैसे पता चला? क्योंकि वो अपने पाथ को क्या की? डिविएट कर दी, किधर? Deviate. टुवर्ड पॉजिटिव साइड। चार्ज की तरफ. वेरी गुड। तो इससे हमको क्या मिला कंक्लूजन? कैथोड रेज कंसिस्ट्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक्स है, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन और कंफ्यूजन थे जो आप सभी याद रख सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes sir. छोटा छोटा बोल के मैंने इतना लंबा क्लास ले लिया सिर्फ एक टॉपिक पे। चलो खैर कोई बात नहीं, समझ में आया ना कि पहला जो क्लास है उसके अंदर Yes sir. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई थी, ठीक है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। आज मेरा यही एम था कि मैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खत्म करूंगा, ठीक है? मैं खत्म कर लूंगा, भले 1.5 घंटे हो जाए या 2 घंटे हो जाए, कोई बात नहीं, दोनों खत्म करेंगे, उसके बाद ही क्लास को एंड करेंगे, ठीक है? ठीक, नेक्स्ट क्लास से मैं आपको एक सिस्टमैटिक नोट्स देते जाऊंगा। हालांकि ये जो दो इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक्स है इसके अंदर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपने आई थॉट कि ये चीजें दिमाग में अपने डाल लिए तो सवाल पूछे जाएंगे, तो यही से पूछे जाएंगे, ठीक है? और यस, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, मैं ये अप टू द मार्क आपके जेई लेवल का कंटेंट देने वाला हूं आप सभी। यस, ये सारी जेई की चीजें हैं, ठीक है? तो अगर आप अप टू मार्क जेई की चीजें तक तैयार रहेंगे ना, तो आप एबीयू का बीटेक तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है? आई थॉट सभी ने इस जेई के बारे में तो कभी ना कभी तो सुना ही होगा जिंदगी में, है ना? Yes Yes, sir. sir. आपने सुना है ना जेई? तो मैं ये पूरा कंटेंट जेई के लेवल का देने वाला हूँ, ठीक है? तो आप जेई के लेवल की चीजें ही पढ़ रहे हैं अभी। आपका पहला लेक्चर भी जो बेसिक था वो जेई के लेवल का ही है, ठीक है? इसलिए इसके अंदर इतनी सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक? पूछे जा सकता है सवाल, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव जो होता है वो एक ऐसी रेस होती है जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे लड़ रहे होते हैं आपस में, तो तुमको बेस्ट अपना रिजल्ट प्रिपेयर करना है, तो आप एक्स्ट्रा ही पढ़िए उस चीज के बारे में, तो ज्यादा अच्छा नॉलेज होगा, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। दूसरा सेक्शन हमारा इसके अंदर जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? वहां डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे हुआ? कैथोड, मतलब वहां कैथोड रे किससे निकली? कैथोड से। अब यहाँ क्या होता है ना, यहाँ एनोड रेज इसको बोलते हैं, इसको एनोड रे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है?
तो वहां जैसे कैथोड से कैथोड रे निकली थी, यहाँ क्या होगा? सिंपल सी बात एनोड है, रे। क्या होगा ना, Yes, एनोड से क्या, निकलेगी। एनोड से क्या Yes, निकलेंगी? sir. एनोड से एनोड रे। एनोड रेज ना, बिल्कुल नहीं, बहुत गलत कॉन्सेप्ट है ये, कभी याद मत रखना। कैथोड से कैथोड रेज तो निकलती हैं, लेकिन एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती हैं, यही मिसकंसेप्शन होता है, और ऑप्शंस में ये चीजें दी हुई होती है। हम यही सोचते हैं कि हमने अगर थोड़ा सा पढ़ा है तो हमको ये पता है कि अरे भाई कैथोड से कैथोड निकलते हैं, जाहिर सी बात है एनोड रेज एनोड से निकलेंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती है। ये भी एक्सपेरिमेंट वही सील्ड ग्लास ट्यूब की तरह ही किया गया था। आओ मैं इसके अंदर पीछे का लॉजिक बताता हूँ कि मैंने ये बातें क्यों बोली कि एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती है। एक सेकेंड, लंबी नया लेना पड़ेगा, रुको एक सेकेंड। ये हमारा ग्लास ट्यूब अगेन वैसा ही जैसा हमने पीछे लिया था, ठीक। चलो तब देखो, इसके अंदर भी वही दो इलेक्ट्रोड जैसे हमने कनेक्ट किए थे। इधर क्या है तुम्हारा कैथोड, इधर क्या है तुम्हारा एनोड। सेम चीजें वही थी, यहाँ एक वैक्यूम पंप था जैसे वहां था हमारा, ठीक। ये हमने 10,000 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक। कैथोड वही आपका निगेटिवली चार्ज, और ये तुम्हारा क्या है, ये एनोड है। कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, और बैटरी कितनी थी, 10,000 वोल्ट की, बहुत हाई पोटेंशियल की बैटरी थी, ठीक है। ये वही सेटअप जो पीछे हमने कर रखा था। अब देखो इसके अंदर क्या होता है ना, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि जैसे कैथोड से कैथोड रे निकली वैसे एनोड से एनोड रे निकली होंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि इस बार ये जो हमारा कैथोड था ना, इसको हम इसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने कैथोड नहीं, हमने सिंपल कैथोड का इस्तेमाल नहीं किया, हमने परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल किया। परफोरेटेड कैथोड, ये परफोरेटेड कैथोड क्या होता है? देखो परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है ना ऐसे कैथोड जिसके अंदर होल्स हमने कर रखे हैं, मतलब ये कैथोड कुछ ऐसा होगा, क्लियर। देखो ये कैथोड होना चाहिए था जिसके अंदर हमने छेद कर दिए छोटे छोटे, उसको हम परफोरेटेड कैथोड बोलते हैं। तो यहाँ जो मैंने कैथोड बनाया है इसको थोड़ा सा एक बार बदल लो। एनोड एक्सपेरिमेंट के अंदर हम सिंपल कैथोड नहीं, हम परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कैथोड जिनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक। कुछ ऐसा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो ही हमने पोटेंशियल लगाया वही फेनोमेना होगा जो पीछे हो रहा था। क्या हो रहा था भाई कि इसके अंदर से वही कैथोड रे निकलेंगी, सारी प्रॉपर्टीज वही सेम है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेज होती हैं, जैसे पीछे हमने पढ़ा, ठीक। तो वापस रिपीट कर कोई फायदा नहीं है, पीछे मैं दो बार बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो इतना समझ लो कि सब कुछ सेम चल रहा था। जैसे ही ये कैथोड रेज आगे बढ़ी, हुआ क्या कि इस बार हमने इधर भी पेंटिंग कर रखी थी, कोटिंग इधर भी कर रखी थी। और हुआ क्या कि हम मान के ये चल रहे थे कि सेम एक्सपेरिमेंट जैसा हमको पीछे मिल रहा था वैसे ही यहाँ भी ऑब्जर्व होगा। हमने जो ही पोटेंशियल लगाया इस बार स्क्रीन ये वाला जलने लगा, पीछे वाला। हम रह गए शॉक, हम रह गए शॉक इसलिए कि पिछली बार तो स्क्रीन इधर जल रही थी क्योंकि हमने इधर भी कोटिंग कर रखी थी, इधर भी कोटिंग कर रखी थी, दोनों साइड इस बार हमने कोटिंग कर दी। हुआ क्या कि जो ही पीछे हमको स्पार्कलिंग दिखने लगा, पीछे हमको दिखा कि स्क्रीन पे कोई चीज आके हिट कर रही है, हम एकदम से शॉक रह गए कि यार ये रेस थी नेगेटिवली, इनको जाना चाहिए था पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव के पीछे कहां से पहुंच रही है। यानी कि इसका मतलब कि यहां सिर्फ कैथोड रे नहीं, यहां साथ में एनोड रेज भी थी, वो छिपी हुई रेज थी जो हमको पिछले एक्सपेरिमेंट में नहीं दिख रही थी क्योंकि हमने पीछे कोई स्क्रीन लगाई ही नहीं। हमने वहां कंप्लीट कैथोड लिया, हमने परफोरेटेड कैथोड नहीं लिया, पीछे हमने कोई स्क्रीन नहीं लगाई। तो हमको पीछे वाले एक्सपेरिमेंट में ये चीजें नहीं पता चल पाई कि यहाँ एनोड रेज भी है। हम ये खुश थे कि हमने कैथोड रे का एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया, हमने कैथोड रे की डिस्कवरी की, हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो कैथोड रे तो चल रही थी, हम देखते जा रहे थे कि हाँ सारी प्रॉपर्टीज हमको मिल रही थी जो हमने पीछे पढ़ा। लेकिन अब जो पीछे हमने स्क्रीन लगाई तो पीछे की स्क्रीन भी क्या ग्लो होना शुरू कर दी, स्पार्कलिंग आना शुरू हो गया। तब हम चिंता में पड़ गए कि ऐसी चीजें क्या हो रही है कि पीछे स्क्रीन के पीछे निगेटिव वाले साइड के पीछे हमको स्पार्कलिंग दिख रही है। देखो इसके पीछे मैं तुमको रीजन एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हुआ क्या ना कि जब कैथोड रे चली तो रास्ते में जो एयर के पार्टिकल्स थे ना, रास्ते में जो एयर के पार्टिकल्स थे उससे ये रेस टकराई। अब मान लो कि अगर मैं एक पार्टिकल को यहाँ नीचे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मान लो कि इसके अंदर हमने, जैसे हमने पीछे तुमको बताया, मान लो इसके अंदर हमने एक हीलियम गैस भर रखी है, ठीक है।
लेट्स से एग्जांपल कि हमने एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमने एक हीलियम गैस उसके अंदर भर रखी है, तो जाहिर सी बात है गैसियस एटम जो होंगे हीलियम के जो गैसियस एटम होंगे, अगर मैं उनका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो मान लो कुछ ऐसे होंगे, हीलियम, यहाँ न्यूक्लियस, और मान लो कि हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने एक हीलियम के एटम का नीचे स्ट्रक्चर बना दिया। अब तुम्हारी रेज चल रही थी यहां से, और क्योंकि ये रेज कैथोड रेज है, और कैथोड रेज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज तो इलेक्ट्रॉन था, तो मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जो रेज है वो आगे बढ़ रही है। अब ये जो रेज आगे बढ़ी ना, तो हुआ क्या कि जो हीलियम का एटम है ना, ये उसके इलेक्ट्रॉन से जाके टकराई, और इसके इलेक्ट्रॉन को इसने बोला कि तुम चलो मेरे साथ। यानी इसने हीलियम के ये जो रेज थी ये आगे बढ़ी, और जो डिफरेंट गैसेस के एटम्स हैं उससे ये रेज जाके टकराई, और उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को उसने तोड़ दिया। जो बॉन्डिंग थी एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन की, उसने क्या किया, तोड़ दिया। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं चीजें किसी भी एलिमेंट से जाता है तो क्या वहां एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है कि नहीं होता है, ये तो पढ़ रखे हो तुम। यस सर। इलेक्ट्रॉन यस सर। निकलना मतलब एक पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कि ये जो गैसियस एटम थे, क्या ये अब आयोनाइज हो गए, पहले न्यूट्रल थे, अब क्या हो गए, अब ये यस। आयोनाइज हो गए, और इनका नेचर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयोनाइज होगा। अब ये बताओ कि अगर यहां कोई पॉजिटिव चार्ज एटम बन गया तो वो किधर भागेगा, पॉजिटिव के साइड भागेगा कि निगेटिव के साइड भागेगा, ऑब्वियस नेगेटिव के साथ नेगेटिव साइड भागेगा। तो यहां से जो आयोनाइज्ड एटम्स थे ना गैसियस के, अब वो गए और इस परफोरेटेड एनोड के थ्रू पास हो गए और पीछे की स्क्रीन पे जाके टकरा रहे थे। यानी ये एक्चुअली आयोनाइज्ड गैसियस एटम थे, जिनके वजह से पीछे हमको क्या दिख रही थी, ग्लो दिख रहा था स्क्रीन के अंदर। और इसी आयोनाइज्ड जो गैसियस एटम है, इसी को हमने बोला एनोड रेज। यानी हम यहाँ से मान के चले, ये जो आयोनाइज्ड गैस एटम है वहां से एक रेज निकल रही है, और वो किधर जा रही है, पीछे वाली स्क्रीन, कैथोड के नेगेटिव वाले साइड में। यानी ये कैथोड के पीछे जाके टकरा रहे थे और उधर ग्लोइंग हमको मिल रही थी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, ये एनोड रेज आया कहां से, सबको क्लियर है, Yes, sir. एनोड Yes, रेज sir. आया कहां से? यानी ये एनोड रेज एक्चुअली एनोड से नहीं आ रही है, ये ऐसा लग रहा था कि ये एनोड से आ रही है, देखो देखने से भी लगेगा कि ये एनोड के साइड से कोई रेज आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये क्या था, ये था गैसियस एटम, आयोनाइज्ड गैसियस एटम, और जिसका चार्ज, जिसका नेचर क्या था, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर। देखो इसको ना एनोड रे नहीं, इसको साथ में, मतलब एनोड रे एक्सपेरिमेंट तो बोलते ही है, साथ में कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, कैनाल्स रेज एक्सपेरिमेंट, ये भी याद रखिएगा, नाम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी। इसको एनोड रे के साथ साथ कैनाल रे एक्सपेरिमेंट बोलता है। कैनाल क्यों इसलिए ना, क्योंकि इसके अंदर हमने परफोरेटेड क्या लिया था, एनोड लिया था। ये कैनाल की तरह है ना, जैसे कोई भी चीज किसी भी होल के थ्रू पास आउट होती है, जैसे आपने पानी बहते हुए देखा होगा थोड़े से नाले की तरफ, तो उस नाले को, छोटे से नाले को क्या बोलते हैं, डैम के अंदर देखा होगा ना आपने, आपने ज्योग्राफी के अंदर ये चीज पढ़ी होंगी, कैनाल्स होते हैं, कैनाल्स बनाए जाते हैं। तो इसीलिए यस इसका सर। नाम कैनाल्स रे बोला गया, क्योंकि परफोरेटेड नोड था, और उसके सॉरी परफोरेटेड कैथोड था, जिसके वजह से, जिसके अंदर से क्या पास आउट हो रही थी, तुम्हारी एनोड रेज, जो कि क्या थी, आयोनाइज्ड गैसियस एटम थी। तो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी ये चीजें कहां से आई, और यहीं से डिस्कवरी हुआ प्रोटॉन का। जो एनोड रेज थी उसको हमने क्या बोला, प्रोटॉन बोला, जो कि पॉजिटिवली चार्ज रेज थी। कैसे पता चला पॉजिटिवली चार्ज रेज थी, क्यों, क्योंकि ये कैथोड के साइड जा रही थी, और कैथोड एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। क्लियर। अब मैंने तुमको पीछे बताया था क्या, नेचर ऑफ कैथोड रे, जैसे मैंने तुमको यहां बताया था नेचर ऑफ कैथोड रे के अंदर मैंने क्या बताया था कि जो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यहाँ ये चीजें उल्टी हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ तुमको साफ साफ नजर आ रहा है ना कि यहाँ जो है एनोड रेज वो कहां से आ रही है, गैसियस एटम से आ रही है। इसका मतलब कि सर अगर गैस बदल दिए तो एनोड रेज का बिहेवियर और एनोड रे का नेचर बदल जाएगा। तो क्या एनोड रे डिपेंड करेंगी गैसियस एटम, गैस यूज्ड पे, क्या गैस यस डिपेंड करेंगी, यस सर करेंगे। यार क्यों, क्योंकि एनोड रे बन ही रही है आयोनाइज्ड गैसियस एटम से। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इसके अंदर हीलियम भरेंगे तो एनोड रेस का नेचर कुछ और होगा, अगर आप हाइड्रोजन भरेंगे तो एनोड रे का नेचर कुछ और होगा, ऑक्सीजन भर के करेंगे एक्सपेरिमेंट तो एनोड रे का क्या होगा, नेचर कुछ और होगा। मतलब इसके अंदर क्या पता चला, इसके अंदर जो नेचर होता है किसका, नेचर ऑफ, सॉरी एनोड रेस, वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ गैस फील्ड पे, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ गैस फील्ड पे डिपेंड करता है।
और दूसरी चीज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। अब कहोगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे कैसे? देखो, अगर आप इलेक्ट्रोड बदल दो ना, तो इलेक्ट्रोड की एक टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट करने की। तो अगर आप इलेक्ट्रोड डिफरेंट करते जाओगे ना, तो उसका अट्रैक्शन का टेंडेंसी बढ़ता जाता है। अच्छा है कि नोट लोगे। अगर आप देखो, जैसे आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल एनालिसिस वाली चीजें पढ़ी होंगी, तो उसके अंदर हम एक ऐसे इनर्ट इलेक्ट्रोड सुना होगा आपने, सुना होगा इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। Yes, sir. तो इनर्ट Yes, इलेक्ट्रोड जो sir. रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसके अंदर क्या होता है, टेंडेंसी कम होती है अट्रैक्शन की, है ना? Yes, sir. तो अगर हम इलेक्ट्रोड बदलेंगे ना, तो अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा नंबर ऑफ एनोड रेज को अपने तरफ अट्रैक्ट करते जाएंगे। इसका मतलब कि ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करेगा, करेगा नेचर Yes, sir. इलेक्ट्रोड्स यूज्ड। और बाकी सारी प्रॉपर्टीज के अंदर भी सेम चीज, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। कैसे पता चला? बीच में हमने क्या रखा, पैडल रखा तो उसका शैडो बना। मतलब सेम चीजें उठा के यहाँ भी कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। चेंज क्या आया कि यहाँ चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों यहाँ कांस्टेंट नहीं रहेगा? पीछे कांस्टेंट था, क्यों ये कांस्टेंट था? क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ कैथोड रे नहीं बदल रही थी, वो भी कांस्टेंट थी। लेकिन यहाँ नेचर ऑफ कैथोड रे बदल गया, और नेचर ऑफ कैथोड रे का मतलब होता है चार्ज टू मास रेशियो, वो यहाँ कांस्टेंट नहीं रहेगा। सवाल कई बार ऐसे ही बन जाते हैं ना कि बताओ कौन से एक्सपेरिमेंट के अंदर चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है। या फिर ऐसे बना दीजिएगा पॉइंट्स के अंदर कि कैथोड रेस के अंदर चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट होता है, नहीं होता है, नॉट टू से ऑल ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, है ना? बहुत सारे ऑप्शन से बनाए जा सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ याद रख लो। 3 चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ के लिए क्या है कि ये जो इसका जो नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ एनोड रे होता है, वो डिपेंड करता है गैस कौन सा भरे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स जो है उसका नेचर कौन सा है, और इसका चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है, इसका चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट होता है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. यहाँ Yes, खत्म sir. होता है आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। यहाँ खत्म होता है आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमने देख लिया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी हमने देख लिया, ठीक है। आई थॉट ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। कहीं किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सर वो कैसे प्रोटॉन की नहीं, वो तो ना। क्या क्या नो सर, कुछ क्या बताओ यार, कोई बात नहीं। अगर डाउट में चीजें समझ में आ रही है ना सबको, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ऊपर चीजें जा रही हैं। नहीं, वो एक्सपेरिमेंट जो गोल्डन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपके वैल्यूएबल फीडबैक मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर चीजें समझ में आती है ना, तो बच्चों को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। तो एक मोटिवेशन भी मिलता है अंदर से कि हाँ यार चलो बच्चे एक्टिव हैं, कंसिस्टेंट हैं, डेली क्लास को ज्वाइन करते हैं और पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। सर लेट ज्वाइन हुए सर, इसका सर रिकॉर्डेड मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ भी ऐप के अंदर भी डाल दी जाएंगे, और ये चीजें यूट्यूब पे भी चली जाएंगी, ठीक है। ये सर कर दीजिएगा सर, बहुत लेट ज्वाइन हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ज्वाइन कर दी कितना सर 10 दिन में कितना चैप्टर करा दीजिएगा सर बीएससी का फिजिकल का? क्या चीज, क्या सर बोले आप? 10 दिन बीएससी का सर एग्जाम का डेट बचा हुआ है सर, कितना करा दीजिएगा? देखो यार, मैं तो अपने तरफ से अपना बेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि आपके संदीप सर ने मेरे को थोड़ा सा लेट याद किया, ठीक है। यस एक्चुअली सर। एक्चुअली संदीप सर ने पोस्ट डाला जब कि वी आर हायरिंग फॉर केमिस्ट्री मेंटर, तो मैंने उस पोस्ट पे अप्लाई किया। यस सर। तो अभी मैं करेंटली क्या कर रहा था, संदीप सर अभी बोले थे कि आप थोड़ा सा पीवाईक्यू देख लीजिए बच्चों का, तो अभी पीवाईक्यू भी करेंटली चला रहा था। यूट्यूब पे काफी सारे पीवाईक्यू अवेलेबल है, थोड़ा सा तो वो जाइए। सर बीटेक का करा रहे थे सर, बीएससी का सर भी करा दीजिएगा। हाँ चलो, मैं बात करता हूँ अपनी टीम से, बीएससी का जो भी कंटेंट होगा मेरे पास, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि वो Yes, मेरे को भेज दें। मैं एक डेडिकेटेड Yes, पीवाईक्यू पे वहाँ भी अपलोड करा दूंगा, ठीक है। ऐसा इसका सर आज ही अभी से रिकॉर्डेड से अपलोड करा दीजिएगा। हाँ मैं अपलोड कराता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। तो आज हमने 2 टॉपिक्स पूरे अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर लिया, ठीक है। सबको आई थॉट समझ में आया होगा इसके अंदर की प्रॉपर्टीज, प्लस इसके साथ अंदर ऑब्जर्वेशंस, उसके साथ के कंक्लूजन। देखो ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन दोनों में सेम है, क्योंकि वहां भी देखो ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या था कि शैडो बन रहा था, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन, फिर पैडल व्हील थी, रोटेट होती थी, इसका मतलब वहाँ पार्टिकल नेचर भी है, क्योंकि वहाँ काइनेटिक एनर्जी है, और जहाँ काइनेटिक एनर्जी वहाँ पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके देखा, तो वहां ऑब्जेक्टिव और कंक्लूजन सेम रहेंगे, यहाँ भी वो दोनों सेम रहेंगे। बस चेंजेस यहाँ क्या आ गए कि यहाँ जो नेचर था ना वो डिफरेंट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने गैस फील्ड पर डिपेंडेंसी हो गई तुम्हारी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंडेंसी हो गई तुम्हारी, है ना। चार्ज टू मास से जो यहाँ कांस्टेंट नहीं रहा, वहाँ कांस्टेंट था, ठीक है। तो आई थॉट ये चीजें सबको समझ आ गई हैं।
और थोड़ा यस सा सर क्लियर है। Yes, हम sir. अगले अगले टॉपिक को हम कंप्लीट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा क्या करता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको मैं बताता हूँ जो इस चैप्टर के अंदर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, ठीक है, तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और यकीन मानो ना, एक बार न्यूमेरिकल मेरे से कर लोगे ना, ठीक है, तो न्यूमेरिकल में तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तुमको नहीं आएंगे कभी भी। देखो मैं न्यूमेरिकल औरों की तरह सॉल्व कभी नहीं कराता हूँ, जैसे सब आते हैं ऑप्शन टिक कराते हैं, ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला फार्मूला लगाना, सॉल्व हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता न्यूमेरिकल कभी भी। मैं समझता हूँ कि न्यूमेरिकल, देखो यार कोई भी स्टूडेंट हो, न्यूमेरिकल टफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ऐसी चीज कॉम्प्लेक्स जरूर होता है। कोई भी न्यूमेरिकल आसान नहीं होता है, सब कॉम्प्लेक्स होते हैं। बस क्या होता है कि बहुत लोग का फियर होता है कि न्यूमेरिकल नहीं लगता है, थ्योरी तो सर पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल नहीं होता है, ठीक है। एक समय पे मेरे साथ भी ऐसा होता था, ठीक है, और अगर ऐसा ही हो रहा होता तो शायद मैं अभी जेई क्रैक नहीं करता और बीटेक नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो इफ आई कैन डू, तुम सब सब कर सकते हो, ठीक है, सबके पास एबिलिटी होती है। न्यूमेरिकल आई थॉट तुमने लगाए भी होंगे हाँ बहुत, सर, ठीक है, न्यूमेरिकल लगाए भी होंगे, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल या मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो एक अलग ही मजा आएगा, ठीक है। अगर उसका डेमो लेना चाहते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मैं न्यूमेरिकल कैसे कराता हूँ, एक बार जाओ, मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करा रखा है पूरा एमयू ट्रिपल बीटेक के लिए। किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा। क्या किसी ने इसके अंदर मेरा लेक्चर देखा है सीबीज एकेडमी पे? Yes, sir. यस देख. सर मैंने देखे हैं। देखा है? यस सर मैंने देखा, आपको जो क्वेश्चन कराते हैं ना उसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं फिर बताते हैं, तो मुझे चीज बहुत अच्छी लगी थी आपकी। तो एग्जैक्टली वही चीज है, वही चीज है। मैं वही चीजें ज्यादा ज्यादा फोकस करता हूँ, वो चीजें मेरे लिए ज्यादा प्रेफरेबल होती है कि अगर वो चीजें पहले बता दी जाए ना, तो क्वेश्चन रहता ही नहीं है, क्वेश्चन में वो दम ही नहीं रहता है, इजीली सारी चीजें क्लियर हो जाती है। वही बहुत थोड़े कि क्वेश्चंस के सर मिस्टेक। बीएससी का भी करा दीजिए सर, पीवाईक्यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करता हूँ अपनी टीम से, अगर मेरे को बीएससी का कंटेंट वो देते हैं तो मैं ये बिल्कुल सर संदीप सर से बात कर लीजिएगा। हाँ मैं बात करता हूँ सर से, ठीक है। उसका प्रीवियस ईयर कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से हम वेबकैम के साथ पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा इंस्टेंटली संदेश सर ने बोला कि आज लाइव क्लास आपकी शेड्यूल कर रहे हैं तो ले लीजिए, मैं सोचा ठीक है। सर यही टाइम रहेगा। हाँ टाइमिंग यही रहने वाली है, ठीक है। आप लोग की टाइमिंग यही रहेगी 7 बजे से ही, ठीक। और जितना भी टाइम बचा ना, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी कवर अप कर लूंगा। हालांकि आओ थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट डेटा और डिस्कशन कर लेता हूँ आज में। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर के अंदर, वो आप थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। पहली चीज कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, क्या कोई बता सकता है? व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको अगर मैं स्मॉल ई से डिनोट करूं? 9.1 into 10 to the power minus 31. वेरी गुड, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, -31 ठीक है। जी जी। अगर मैं इसको ग्राम में लेता हूँ तो ग्राम में भी लिख सकता हूँ, कितना हो सकता है? -19 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम, ठीक है। Minus 28. इसे लिखो या ग्राम में लिखो, क्लियर? कैसे कर सकते हो? ग्राम में ना 10 टू पावर से मल्टीप्लाई कर दो तो 31 में 10 टू पावर माइनस जाएगा तो माइनस 28 बचेगा, क्लियर। यस अगर मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो अरे बहुत बेसिक सी चीज है यार, सबको पता होगा। 1.6 into 10 to the power -9 Coulomb. बहुत अच्छा, सब पढ़ने में तेज है, वेरी गुड। 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक। फ्रेंडली रहो क्लास के अंदर, फ्रेंडली रहो। देखो अगर फ्रेंडली क्लास में नहीं रहोगे तो कनेक्ट नहीं कर पाते, तो कनेक्शन अच्छा होने के लिए ना क्लास में फ्रेंडली रहो, आराम से कोई भी डाउट हो तुरंत पूछा करो, ठीक। अगली चीज देखो, मास ऑफ प्रोटॉन। Sir, 1.67 Same रहेगी। 1.67 10 to the power 27 kg. वेरी गुड, 1.67 कह लो, 1.66 की बात होती है, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 27 के, 27 kg. ठीक, ठीक है। और ग्राम में लिखे तो 1.66 माइनस 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 बचेगा, क्लियर। जैसे माइनस 24, ठीक। चार्ज ऑन प्रोटॉन कौन बताएगा? सर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होती है. सेम वेरी होती गुड, है। वेरी गुड। यहाँ 1.6 बस निगेटिव into 10 चार्ज to लग the जाता है, यहाँ बस पॉजिटिव लग जाता है। बहुत अच्छा। सिर्फ क्या होगा, सेम जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, सॉरी यहाँ चार्ज ऑन प्रोटॉन होगा, सेम जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि उस पर निगेटिवली चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिवली चार्ज होता है। हालांकि हम डिनोट नहीं करते हैं निगेटिव पॉजिटिव, बट मैंने यहाँ लिख दिया रेफरेंस के लिए, पर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, प्लस लगा दिया, तो आप समझ जाओगे कि ये चार्ज ऑन प्रोटॉन है या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ठीक, क्लियर। मास ऑफ न्यूट्रॉन कौन बताएगा? Same as proton. मास ऑफ न्यूट्रॉन कौन बताएगा? Same as proton. नहीं, हाँ ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पसेस के लिए सेम ले सकते हो, बट सेम एक्चुअली नहीं होता है, स्लाइटली कम होता है। कितना होता है ये? मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन से स्लाइटली कम होता है, ये होता है 1.675,
ठीक है। यहाँ जो 7 के बाद होता है वो 1.676 होता है तुम्हारा प्रोटॉन का, इसका 1.675, तो स्लाइटली हम क्या बोलते हैं, स्मॉल बोलते हैं, किससे, प्रोटॉन से। बट ऑलमोस्ट क्वेश्चन पर्पस जो हम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर सेम ही मान के चलते हैं न्यूट्रॉन का भी मास। ग्राम में लिखें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.675 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको पता होने चाहिए, आई थॉट आपको पता है, आप सभी को पता है। बहुत अच्छी बात है कि आप सभी को ये चीजें पता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे जो आज के लेक्चर में मैंने आपको दिए, नोट करना होगा कर लीजिए, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आओ एक टॉपिक और खत्म करा देता हूँ, और वो है आपका एटॉमिक मॉडल। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देख लिया, और हम न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी है, ठीक है, तो एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक साथ हम पढ़ते हैं, जो कि न्यूक्लियस वाला सेक्शन में पढ़ते हैं, तो अभी उसकी बातें भी करेंगे। उसके पहले मैं क्या करूंगा कि एटॉमिक मॉडल के बारे में थोड़ा आपको डिस्कशन दे देता हूँ। तो हम एटॉमिक मॉडल अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, डिस्कवरी हमने पीछे कंप्लीट कर ली। आज का जो एटॉमिक मॉडल का पहला है वो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो सोचा इसको खत्म करा देता हूँ। बहुत छोटा सा एटॉमिक मॉडल है, कुछ ज्यादा चीजें इसके अंदर है नहीं, बट आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो ही चीजें समझ में आएंगी। तो ये हमारा है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना, देखो क्या हो रहा था ना कि जब एटम की डिस्कवरी हो रही थी ना, तो उस टाइम ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे ना, जे थॉमसन, जिन्होंने एक्चुअली एटॉमिक मॉडल पे एक थ्योरी लेके आए, मतलब एक सिस्टमैटिक थ्योरी। इससे पहले जॉन डाल्टन आए थे, लेकिन उनके पोस्टुलेट्स काफी गलती हुए थे, जो आपने 9 के अंदर पढ़ा था, है ना। बस उन्होंने एक ही बात बोली कि जॉन डाल्टन का एक ही पोस्टुलेट काफी सही हुआ था, वो पहला पोस्टुलेट यही था ना कि किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो एटम होता है, बस। उसके बाद इन्होंने गलती पोस्टुलेट दी, उन्होंने कहे कि जो एटम है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर आगे डिवाइड हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, है ना। फिर उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में कुछ चीजें डिस्कस की थी, जो आज के डेट में इनवैलिड है, ठीक है, जो गलत प्रूव हो चुकी है ऑलरेडी। तो पहले साइंटिस्ट थे तो वही जॉन डाल्टन ही थे, लेकिन उसके बाद अगर एटॉमिक मॉडल की बात करें तो शुरुआत हुई थॉमसन एटॉमिक मॉडल से। अब थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, थोड़ा सा ये समझिए कि सबसे पहली बात थॉमसन ने बोली, मैं पॉइंट के अंदर ये आपको लिखवा देता हूँ, आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है तो मैं लिखवाते चलूंगा साथ। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल पे ना सबसे पहली बात ये हुई कि एटम जो है, ठीक है, थॉमसन ने पहली बात यही बोली कि जो एटम है ना वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। एटम क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो उन्होंने क्या किया, एटम कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, यानी उन्होंने एटम को क्या मान लिया, एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर मान लिया, ठीक है। और उन्होंने दूसरी बात क्या बोल दी, दूसरी बात ये बोलती कि वो जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है ना, जैसे मान लो उन्होंने क्या बोला ना, मैं इसको एक सर्कल यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ परफेक्ट सा, ठीक। उन्होंने ये बोला कि मान लो ये एक एटम है जो स्फेरिकल शेप का एटम है, यहाँ आउटलाइन दे दो, एक सेकेंड, चलो, ये हमारा एक स्फेरिकल शेप का एटम। उन्होंने बोला कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। जैसे मैं तुमको बता देता हूँ, जैसे कि मान लो अगर ये पॉजिटिव चार्ज पूरा इसके अंदर फैला हुआ है, तो कोई एटम है जिसके अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज होता है। और उन्होंने क्या बोला सेकंड पोस्टुलेट में ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो ऐसे कहीं ना कहीं जैसे एक बीज गड़े होते हैं ना, इसको प्लम पडिंग मॉडल बोला जाता है, आपने सुना होगा ये नाम। जैसे एक तरबूज संदीप ये सर तो सुना है। उन्होंने यस वाटरमेलन मॉडल, इसको प्लम पडिंग मॉडल, यस। तो उन्होंने क्या बताया ना, उन्होंने ये बताया कि जैसा जो एक क्या होता है तरबूजा, सबने देखा होगा, तो जैसा एक तरबूजा होता है, उसका जो रेड वाला पार्ट होता है दैट इज एक्चुअली योर व्हाट पॉजिटिव, प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो बीज है ना काले काले, जैसे तरबूजे के अंदर बीज दिखती है, वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने क्या बोला कि एटम जो है, पहली बात वो है कि स्फेरिकल शेप का एटम है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं एम्बेडेड है, एम्बेडेड मतलब गड़े हुए हैं, ठीक है। तो लिख लो इलेक्ट्रॉन्स। अगला उन्होंने अगला क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर embedded at some points, ठीक है। ये चीजें थी। तो ये बातें इन्होंने क्या की एटॉमिक मॉडल में अपने क्या की थी, जे थॉमसन ने, इनका पोस्टुलेट बोला जाता है, जो रखी थी, ठीक है। पहली की स्फेरिकल शेप का होता है, पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं गड़े होता है। अब इनका मॉडल फेल क्यों, फेलियर देख लो, क्योंकि इस जितना हम इसके अंदर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे ना,
पहले तो उनका ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, फिर पोस्टुलेट पढ़ेंगे और उनका फेलियर पढ़ेंगे, बस। इसको मेरिट डिमेरिट या फेलियर लिखा जाता है। हालांकि फेलियर तो नहीं बोलना चाहिए, इतने महान साइंटिस्ट है, उन्होंने इतना सारा काम किया, हम फेलियर तो नहीं कहेंगे, बट हम पढ़ते हैं फेलियर के नाम से। मेरिट डिमेरिट जरूर कह लीजिए, ठीक है। डिमेरिट क्या था थॉमसन एटॉमिक मॉडल का? वो ये था कि वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कैन नॉट एक्सप्लेन, एक सेकेंड, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। कैसे? हाँ, मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ। ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द एटम्स स्टेबिलिटी। अब ये एटम्स स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, जैसा कि उन्होंने ये बोला कि ऐसे खूब सारे पॉजिटिव चार्ज है और साथ में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, तो यार हमने तो ये चीजें पढ़ रखी हैं कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज को सर पास लाएं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी पूरे एटम के अंदर तो ह्यूज रिपल्शन होना चाहिए, तो एटम तो स्टेबल रहेगा ही नहीं। ये इसके पास वाला पॉजिटिव इसको इधर धक्का देगा, अरे चल तू हट, चल तू हट, ये मेरा जगह है, फिर इसने ये बोलेगा कि चल तू भाग, चल तू भाग। मतलब ऐसे खूब सारे रिपल्शन होनी चाहिए एटम के अंदर, और अगर रिपल्शन की फिनोमेना खूब सारी हो रही है तो नेट रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा एटम के अंदर, तो एटम तो स्टेबल ही नहीं होगा। तो जब उनसे पूछा गया कि क्या ये एटम स्टेबल होते, तो वो बोले नहीं, इस बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मतलब बेसिकली ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द एटम स्टेबिलिटी। मुझे जब पूछा गया कि यार ये बताइए, आपने बोल दिया कि पॉजिटिवली चार्ज पूरा फैला हुआ है, तो यार दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ तो बहुत ह्यूज रिपल्शन होना चाहिए जिसकी वजह से एटम स्टेबल नहीं रहेगा। तो उन्होंने बोला इसका आंसर, इसका रीजन मेरे को नहीं पता, और यही उनका फेलियर था कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। छोटा सा पॉइंट है, याद रहे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर थॉमसन एटॉमिक मॉडल। बस इसके अंदर यही था, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, उन्होंने बस बताया कि स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन गड़े होते हैं, और एटम की स्टेबिलिटी को उन्हें एक्सप्लेन करने में वो फेल रह गए, नहीं एक्सप्लेन कर पाए। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या एटॉमिक मॉडल क्लियर है? यस सर, पहला बहुत बेसिक, बहुत छोटा सा एटॉमिक मॉडल जो आप सभी को पता था, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या सर करें? मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ हाँ, पूछो पूछो। ये सेकंड पॉइंट नहीं समझ में आया, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड एट द सेम टाइम। एम्बेडेड एट सम पॉइंट्स। अच्छा, सम पॉइंट्स, ओके। मतलब बेसिकली मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। मतलब बेसिकली ये है ना कि इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं प्रेजेंट है, जैसे इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं बस गड़े हुए हैं बीज की तरह, जैसे एक वाटरमेलन के अंदर होता है ना। तो ओके सर। एम्बेडेड का मतलब गड़ा हुआ होता है, एम्बेडेड एट सम पॉइंट्स, ठीक है। आई थॉट मुझे अपना पेन टैब अब चेंज करना पड़ेगा, कल एक नया पेन टैब मैं लेके आऊंगा, ठीक है। इससे राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं हो रही है, बड़ा फिसल रही है। पेन टैब मैं घर छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि मैं घर गया हुआ था कुछ दिनों से, मेरी क्लासेस अभी ऑफ थी, फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया, तो उसके बाद क्लासेस ऑफ थी, तो मैं घर चला गया था, इसके वजह से बड़ा मैं वहाँ घर छोड़, ठीक है। तो आई थॉट आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। क्या बोला? क्या बोला? सर ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा बैच में। हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेक्चर की रिकॉर्डिंग आ सर, कितने दिन में खत्म हो जाएगा ये वाला एटॉमिक मॉडल? देखो कोशिश करता हूँ कि एकदम अच्छे से, एकदम बेहतरीन तरीके से हम 4 या 5 दिन में इसको पूरा निपटा देंगे। सर ये लोग हम पढ़े हैं लोग, सर संदीप सर पढ़ाए हैं सर कुछ अच्छा अच्छा, फिजिक्स में। कोई बात नहीं। तो तुम शुरुआत में क्या बोली कि मैं फुल टू जेई का कंटेंट आपको दे रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला आपको बीटेक के लिए फुल टू जेई का कंटेंट में दे रहा हूँ, तो पढ़ लो ना, कोई पढ़ी हुई चीजें कहीं खराब थोड़ी होती है। संदीप सर ने खराब का बात नहीं है सर, सॉल्यूशन और सर इलेक्ट्रोड करवा देते हैं हम लोग, सर बीएससी में सर उसके ज्यादा वेटेज है। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोड? यस सर, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड का। अच्छा, अरे वो क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये से क्लास 2 है। ये बोलो ना, मैं कहूँ सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड, ये नया चैप्टर कौन सा लेके आ गए तुम भाई? नहीं सर, सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल रहे हैं। तो यार तुम सभी इसमें बीटेक वाले हो या बीएससी वाले? मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर दोनों है, बीएससी भी सर है। मिक्सअप है। मिक्सअप है। इनमें से जरा एक बार हैंड रेज करना, कौन कौन से बीटेक वाले हैं? बीटेक वाले हर्ष कुमार, गौतम के, अयान अली, वेरी गुड। काफी बच्चे दिख रहे हैं यार मेरी साइड वाले। तानिया जायसवाल, फराह, मोहम्मद जैनुल, रिचा कुमारी के, और आप सभी नीचे लोग एमयू बीएससी वाले। खैर कोई बात नहीं, सिमिलर कंटेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो एक काम करो ना, अभी संदीप सर, अब देखो यार, अगर मैं किसी इंस्टीट्यूशन से हूँ तो जाहिर सी बात है संदीप सर हमारे डायरेक्टर हैं, तो अगर उन्होंने बोला कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री लेनी है, देन आई हैव टू टेक फिजिकल केमिस्ट्री। इज इट क्लियर? जाहिर सी बात है ना, एक रूल्स रेगुलेशन के अंदर कोई भी चीजें काम होती है। देखो मैं अगर उनसे कहता हूँ, अगर सर मानते हैं कि कोई बात नहीं आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चे बोल रहे हैं तो लीजिए या फिर सोल्यूशन लीजिए, तो मैं डेफिनेटली वो क्लासेस लूंगा। फिलहाल अभी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चलेगा, ठीक है? यस सर। आई थॉट सबको समझ आ रहा होगा, मैंने जो पढ़ाया वो समझ आ रहा होगा, है ना? यस सर, क्लियर है। वेरी गुड वेरी गुड। तो आज की क्लास को ये रखते हैं। आज हमारा एटॉमिक मॉडल देखो काफी तेज हम आए और एटॉमिक मॉडल तक खत्म कर दिया हमने, ठीक है, जिसके अंदर पहला एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे किससे? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो बड़ा एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड वाला ना, रदरफोर्ड से, और रदरफोर्ड से हम नील बोर में ऐसे ट्रांजिशन करेंगे जैसे लगेगा कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, हम कैसे रदरफोर्ड से नील बोर में आ गए। ये आपको कल के लेक्चर में पता चलेगा, और कल के लेक्चर से ही शुरू होगा आपका कौन सा? न्यूमेरिकल वाला पार्ट, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जब बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे कि हम अब रेडियस के बारे में बात करेंगे, हम अब वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। रेडियस क्या होता है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है ना? क्योंकि मैं आपको बोला हूं कि मैं आपको, अगर आपको बीटेक की तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप अप टू द मार्क पढ़िए। तो मैं जेई के लिए भी और आपके लिए जो बेसिक जेई के सवाल होते हैं वो भी लेके आऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक है? मैं जेई के सवाल भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आप लोग के अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस मैंने जेई के सवाल भी सॉल्व किए हैं, निकल जाएगा, ठीक है? तो मैं यस सर। उस चीज को CUT पढ़ाऊंगा। के लिए हो जाएगा सर? अब बिल्कुल, अरे सीयूटी के लिए आ रहा है, इनफ है, मोर देन इनफ। अगर सीयूटी के अंदर देखो, अभी तो खैर सीयूटी का सिलेबस सिर्फ 12 वाला है, अगर 11 ऐड होता है, जो कि ऐड होगा आने वाले टाइम पे, तो अगर 11 ऐड होता है, क्योंकि ये 11 का चैप्टर है ना, खैर ये एक्चुअली देखो सिर्फ 11 का नहीं है। देखो मैं बताता हूँ इसके फायदे। अगर तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो क्लास 12 के अंदर जो तुम्हारा क्या है, पार्ट 2 के अंदर तुमने ये चीज पढ़ी होगी, उसके अंदर क्या है, डेडिकेटेड एटम और न्यूक्लियाई दोनों अलग अलग बना के दिए गए हैं, ये तो है। पढ़ा है ना? तो एटम और पढ़ा कहाँ हुआ है? न्यूक्लियस। और इसके अंदर अगर मैंने तुमको अप टू द मार्क जेई के क्वेश्चंस करा दिए, जेई लेवल पढ़ा दिया, तो तुम आराम से फिजिक्स के अंदर है ना, पार्ट 2 के अंदर, 12 के अंदर, याद है? ये सर है, ये सर है। एकदम आराम से कर लेते हो, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर मैं तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लेके सब कुछ क्लियर करूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, डुअल नेचर क्या होता है पार्टिकल्स का, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फिर तुम्हारा क्वांटम नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वांटम नंबर तो देखो सवाल भी आए तुम्हारे एमयू ट्रिपल में, मैंने कराया भी है क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस, है ना, उस पे यूट्यूब पे है। तो क्वांटम नंबर भी हम कर रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है? तो अब चिंता मत करो, केमिस्ट्री की चिंता तो मत ही करो, ठीक है? हालांकि मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ, यस मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मेरा मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है, ठीक है? मेरे फिजिक्स के अंदर 98 परसेंटाइल आए थे। मैं एक्चुअली एक फिजिक्स का टीचर हूँ, लेकिन संदीप सर ने बोला कि अभी केमिस्ट्री टीचर की नीड है, तो चलो केमिस्ट्री भी पढ़ा देते हैं आपसे। आई थॉट केमिस्ट्री भी आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है? अभी तुमने फिजिक्स मेरे से नहीं पढ़ा, फिजिक्स पढ़ोगे। अगर मेरा डेमो लेक्चर देखना है तो मेरा एक चैनल है, वहां जाके देख सकते हो, ठीक है? सर बता दीजिए। मैट्रिक्स बता दीजिए। मैट्रिक्स क्लासेस वो मेरा चैनल है, ठीक है? उस पे जाओ, प्रोजेक्टाइल का लेक्चर देखो, मैंने प्रोजेक्टाइल उसमें पढ़ा रखा है, मैट्रिक्स क्लासेस। हाँ, अगर किसी को केमिकल काइनेटिक्स पढ़नी है तो इस चैनल से जाके पढ़ सकता है। यहाँ मैंने केमिकल काइनेटिक्स डाल रखा है, जिसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर मैंने पढ़ा रखा है, उसके ये सर एक्सप्रेशन, इक्वेशंस, ये सब के एक्सप्रेशन पढ़ा रखे हैं। सर इसमें सिर्फ प्रोजेक्टाइल ही पढ़ाई है आपने? हाँ, अभी फिजिक्स में तो प्रोजेक्टाइल ही पढ़ाई है अभी, ठीक है? तो उस पर जाके देख सकते हैं जिसको देखना है कि कैसा मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है? और प्रोजेक्टाइल मैंने अप टू द जेई एडवांस लेवल पढ़ा रखा है पूरा, जितने जेई एडवांस के कॉन्सेप्ट कवर होता है सब उसके अंदर मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ा रखी है, ठीक है? तो जब फिजिक्स शुरू होगी, क्योंकि सर बोल रहे थे तो संदीप सर की आप फिजिक्स की भी क्लासेस ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जब फिजिक्स शुरू होगी ना तो और मजा आएगा, ठीक है? आज थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, इसलिए थोड़ी बातें ज्यादा हो गई, बट कोई बात नहीं। आई थॉट तुमने एंजॉय किया होगा आज की क्लास को, सबने एंजॉय किया? यस सर। यस सर। यस सर। कल से हम कंटिन्यू करेंगे और एकदम अपने टॉपिक पे कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है? कल हमारा एटॉमिक मॉडल, नील बोर तक मॉडल तो कोशिश करूंगा कि फिनिश ही कर दूं, उसके अंदर सारे एक्सप्रेशन भी, ठीक है? उसके अगले लेक्चर से मैं बेसिक क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी लाया करूंगा, ठीक है? एक तो दो क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है, ठीक? तो ओके चलिए सर, 7 बजे टाइमिंग रही? हाँ, टाइमिंग तो वही रहेगी, ठीक है? एक बार ठीक सभी है लोग सर। अपना अपना थोड़ा इंट्रो दे दो। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, 1 सेकंड रुको। कहाँ कहाँ से हो सब लोग, ठीक?